यूपी असेंबली इंतखाबात तक करीब है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो रहा है। आपको बता दें, यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए बिछी सियासी बिसात पर अब मोहरे रखे जा रहे हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पहली फहरिस्त 125 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल है, जिनमें 50 खवातीन हैं। उन्नाव इस्मत रेजी मुतासरा की वालदा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनके साथ साथ एनआरसी सीएए के खिलाफ तहरीक करने वाली सदफ जाफर को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सोनभद्र में आदिवासियों के हक में आवाज उठाने वाले रामराज कौल, रामपुर सदर से आराधना मिश्रा, फर्रुखाबाद से लुइस सलमान, आशा वर्कर पूनम पांडे और प्रतिभा अटल के नाम भी पहली फहरिस्त में शामिल हैं। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश में असेंबली की 403 सीटें हैं। रियासत में 7 मरहलों में चुनाव होंगे। पहले मरहले की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। महिला प्रत्याशी हैं, वह दोनों चीजें हमने देखी है, जीतने की क्षमता और लड़ने की क्षमता। दोनों लड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए, साहस चाहिए और संघर्ष करने की हिम्मत चाहिए। तो हमने दोनों चीजों को देखते हुए ऐसी महिलाएं चुनी हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ सेवा भी की है, और साथ साथ ऐसी भी कई महिलाएं हैं, काफी महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ भी चुकी हैं और उनकी क्षमता है जीतने की। देखिए, जो हम कर रहे हैं एक पहल है, तो जब पहल करते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। आशा सिंह जी पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक हिम्मत वाली महिला है, और ऐसी महिलाओं को जो पहली बार लड़ रहे हैं उनको हम पूरी तरह से अपनी पार्टी के संगठन का समर्थन और सब देंगे ताकि वो मजबूती से लड़ पाए। तो ये तो वो आपका पहला सवाल। जो आपने दूसरा सवाल पूछा, देखिए, the role we see for ourselves is two-pronged actually. The first is that we as a party are fighting in a state where our party has not been in power for the last 30 years. That means that when we started our work 2.5 years ago, there was practically no organization on the ground. So we've worked very hard to build the organization and to bring our party into the center stage as one of the main parties that are fighting the election in UP. So our role is to strengthen our party, fight the election with all our might, win as many seats as we can, and we also have the role of that we see that we must replace the government in UP with a functioning, strong government which has the will of the people at its as its central focus. इस वक्त हमारे साथ पंखुड़ी पाठक साहिबा जुड़ चुकी है। खैर मकदम है आपका, आपको नोएडा से टिकट दिया जा रहा है, उम्मीदवार बनाया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से। मुबारकबाद। आपको क्या कहेंगी, प्रियंका गांधी ने आपको चुना नोएडा से? पंखुड़ी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, सॉरी अभी आ रही थी, बताइए। जी, बेहद मुबारकबाद पंखुड़ी जी, आपको प्रियंका गांधी ने नोएडा से आपको चुना है, क्या कहेंगी? देखिए, बहुत खुशी का मौका है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी महिलाओं के लिए प्रदेश की, क्योंकि ये महिलाओं की बड़ी जीत है। प्रियंका जी ने ये वादा किया था कि 40% टिकट वो महिलाओं को देंगी, और उस टाइम पे लोगों ने इस बात से बड़ा संदेह भी किया था। लेकिन आज जिस तरह की महिलाओं को, और सारी महिलाएं हमारी संघर्षशील है, निडर है, जुझारू है, तो सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी, और सभी महिलाओं के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। बिल्कुल, और 125 नामों का ऐलान हुआ है, उसमें 50 खवातीन हैं। पंखुड़ी जी, प्रियंका गांधी का साफ तौर पर कहना, वो महिलाएं जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने किसी कॉज के लिए अपनी आवाज़ उठाई है, ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट है यूपी में इस तरह की खवातीन जिन्होंने वाकई ज़मीन पर जाकर लोगों के लिए, लोगों के हक में आवाज़ उठाई है, उनका चुनाव लड़ना। देखिए, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा संकेत इससे जाता है कि साधारण घर की महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने प्रताड़ना सही है, जिन्हें सताया गया है, और जिन्होंने लड़ने की हिम्मत दिखाई है। इससे पूरे प्रदेश की महिलाओं में एक हिम्मत जागेगी कि कोई भी साधारण घर की महिला भी राजनीति में अपना स्थान बना सकती है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा निर्णय है जिसका समय आ गया था। महिलाओं को जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं मिली, वो समय अब आ चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में
जाति और धर्म से हट के महिलाओं की बात हो रही है, जो कि बहुत अच्छा एक मैसेज है और राजनीति की बदलाव की तरफ ये संकेत देता है। बिल्कुल पंखुड़ी जी, ये बताएं कि अब आपको अपनी बात जो है, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है। आपके क्या वादे रहेंगे? आप किस तरह से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करेंगी? मैं लंबे समय से अपने क्षेत्र, जो नोएडा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे सक्रिय हूँ, लोगों के बीच में हूँ। चाहे कोविड का समय हो, चाहे डेंगू का समय हो, मैंने अपने लोगों की यहाँ पे सेवा करी है। अनेकों उनके आंदोलनों का मैं हिस्सा रही हूँ और मैं मानती हूँ कि नोएडा के लोग इस बार अपने बीच के प्रत्याशी को, अपने बीच की अपनी खुद की बेटी को ये मौका देंगे और लगातार मैं नोएडा के लोगों की आवाज को उठाती रहूंगी। और मुझे लगता है ये जो मुझे मौका मिला है, मैं बेहतर तरह से नोएडा के लोगों की बात जनता के सामने, देश के सामने और सबके सामने रख पाऊंगी। अब पंखुड़ी जी, ये बताएं कि आप चुनाव जीत जाएं तो आपका विजन क्या है नोएडा के लिए, बिलखसूस खवातीन के लिए? मैं ये चाहती हूँ कि नोएडा में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खासकर जो लोग प्रवासी हैं। अनेकों शहरों से लोग नोएडा में आते हैं रोजगार ढूंढने, शिक्षा के अवसर ढूंढने, और उन लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है। उन सभी लोगों को सुविधाएं दिलवाना। हमारे यहाँ नोएडा में लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदे हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हुई है, उन लोगों को अपने फ्लैट का पोजेशन नहीं मिला है। उन लोगों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी का है, महंगाई का है। उससे भी मैं चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ लोग हैं उनको रोजगार मिले और महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल मिले, क्योंकि आज भी यहाँ पे रात के समय में, शाम के समय में महिलाएं घर से नहीं निकल सकती हैं। तो उनके लिए मैं शहर को सुरक्षित बनाना चाहती हूँ। पंखुड़ी जी, ये बताएं कि बीजेपी की तरफ से जो भी आपके सामने होंगे उनसे आपका मुकाबला किस तरह से होगा? आपका मुझे सवाल सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर जी पंखुड़ी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो भी उम्मीदवार आपके सामने होंगे उनसे किस तरह से आप मुकाबला करेंगे, किन मुद्दों पर आप बीजेपी उम्मीदवार से मुकाबला करेंगे? देखिए, मेरे सामने यहाँ पे जो विधायक हैं वो श्री राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र पंकज सिंह जी हैं, और एक जो कमी उनमें रही है पिछले 5 साल में, वो जनता के बीच नहीं आए, वो हमारे स्थानीय विधायक नहीं है। दूसरे क्षेत्र से आके यहाँ उन्होंने नोएडा में चुनाव लड़ा था और लोगों ने बहुत उम्मीदों से, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति के, देश के इतने बड़े नेता के वो पुत्र हैं, इसलिए लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया था। लेकिन 5 साल वो जनता के बीच से गायब रहे और लगातार मैं यहाँ पे इस क्षेत्र में लोगों के बीच में रही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि उनके बीच कौन रहा है, उनके साथ कौन रहा है। जी बिल्कुल पंखुड़ी जी, एक बार फिर आपको बेहद मुबारकबाद और हमारे साथ बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ से जुड़ चुके हैं। तारिक, कांग्रेस ने पहले फेज के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 125 उम्मीदवारों का नाम जो है सामने आया है, जिसमें 50 खवातीन हैं। हाँ देखिए, बहुत अहम तो इस हवाले से है कि जो कुछ भी प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम खवातीन को फुर्सत देना चाहते हैं, सियासी मैदान में खवातीन को आगे लेना चाहते हैं, और उसी बुनियाद पर उन्होंने ये पहले मरहले की जो लिस्ट जारी की है, पहली लिस्ट। तो 125 उम्मीदवार, 50 खवातीन, और देखिए खवातीन भी तमाम तबकों से उन्होंने मुंतखब की है। तो ये बहुत सूझबूझ से कदम उठाया है। जैसा कि उन्होंने इशारे शुरू में दिए थे, उन्हीं इशारों के पेश नजर उन्होंने फैसला किया है। और हमने ये देखा कि मुख्तलिफ लोगों से बात होने के बाद ये अंदाजा हो रहा है कि अभी तक जो फैसला प्रियंका गांधी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, उससे उम्मीदवार भी मुतमईन है और कहीं ना कहीं यकीन बहाल हुआ है कि जो कुछ भी प्रियंका ने कहा था उसको करने का वो इरादा रखती है, उसको करने का वो आदमी रखती हैं। और देखिए, जो खवातीन की हालत है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो किसी से पोशीदा नहीं है। जिस अंदाज से खवातीन के खिलाफ जराइम का सिलसिला दराज हुआ है, जिस अंदाज से अहानत का सिलसिला दराज हुआ है, हर कदम पर उन्हें नजरअंदाज किया गया है, उसको लेकर ये एक अहम कदम तस्वुर किया जा रहा है। ताहम फुल फहरिस्त जो है उनकी पूरी लिस्ट जो है, पहली लिस्ट 125 उम्मीदवारों की, वो तमाम तर जात पात को पीछे छोड़ते हुए, तमाम तर मज़ाहिब की बुनियादों को पीछे छोड़ते हुए बहुत सूझबूझ से उन्होंने जारी की है। और उम्मीद यही की जाती है कि कांग्रेस के हक में कुछ बेहतर साबित होंगे वो उम्मीदवार जिनका उन्होंने इंतखाब किया है। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल तारिक कमर, और जो यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट हुई है, जो 50 खवातीन का नाम भी सामने आया है, बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि प्रियंका गांधी ने ये नाम चुने हैं, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, चाहे CAA के खिलाफ हो, चाहे तो हम यहाँ पर उन्नाव इस्मत रेज़ी की बात करें तो उनकी वालदा भी, उनको भी टिकट दिया गया है। तो काफ़ी सिलेक्शन लिस्ट जो है देख परख कर हुआ है। देखिए, बहुत
अहम बात आपने खुद ही इशारे में कह दी है कि वो लोग जो बाकायदा तौर पर हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ खड़े थे, जो बाकायदा एहतजाजी आवाजें बुलंद कर रहे थे, उनमें से कई नाम शामिल किए गए हैं। सदर जाफर का नाम भी उसमें हम पेश कर सकते हैं। तो देखिए, ये अपने आप में ये इशारा है कि वो खवातीन जो मैदान अमल में, सियासी मैदान में बाकायदा तौर पर अमली तौर पर एक्टिव नजर आ रही हैं, फ़आल नजर आ रही हैं, उनको मौके दिए जाएंगे। वह देखिए, शिकस्त फतेह तो बात की बातें हैं, लेकिन जो खवातीन आगे बढ़कर सामने आई हैं, उनको कहीं ना कहीं हौसला अफजाई के तौर पर ये इनाम दिया जा रहा है कि उनको टिकट कांग्रेस पार्टी दे रही है। और कांग्रेस पार्टी टिकट ही नहीं दे रही है, बल्कि उसने इस यकीन का भी इजहार किया है कि ये वो खवातीन हैं जो यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल करेंगी। अब वक्त बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का ये यकीन किस हद तक अमली तौर पर साबित हो पाता है। मुनस्सा, बिल्कुल। अब तारिक कमर ये बता दें कि हालांकि कॉज के बेस्ड पर यहाँ पर नाम सामने आए हैं कांग्रेस के, पर ये बता दें कि लोग क्या उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, लोगों की मकबूलियत के हवाले से किस तरह से इन नामों को देखा जाए? देखिए, सियासत में बहुत सारे अवामिल काम करते हैं मुनस्सा, और आप जानती हैं, बताती रही हैं हमारे नाज़रीन को कि मुख्तलिफ इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर के मुख्तलिफ जातों के लोग रहते हैं, जो अपना मतलब कह सकते हैं हम के जो दावेदार होते हैं बड़े पैमाने पर, जिनकी तादाद बहुत होती है। तो देखिए, ये जो इक्वेशन है जात पात की, इसको कहीं ना कहीं सियासतदान नजरअंदाज करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो एक जोग्राफिकल कंडीशन है, जो कुछ भी एक जोग्राफिया है, उसके पेश नज़र आपको सियासी फैसले करने होते हैं। और ये फैसले इसलिए ज़रूरी होते हैं कि अगर आपने जोग्राफियाई पस मंज़र को अवामी तौर पर नज़रअंदाज करते हो तो उसका सियासी खसारा आपको उठाना पड़ता है। तो इसी पेश नज़र जो पहली लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने दानिशमंदी के हिसाब से, अपनी सूझबूझ के हिसाब से बहुत मुनासिब कदम उठाया है। और बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि फैसला उनके हक में जाता है या उनके खिलाफ जाता है। बिल्कुल तारिक कमर, तो ये बोला जा सके कि यहाँ पर कांग्रेस ने जो है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये कदम उठाया, हालांकि बहुत ही सही कदम सामने आ रहा है। कास्ट के बुनियाद पर ये सिलेक्शन लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव में इसका खमियाजा भी भुगतना पड़े कांग्रेस को? क्योंकि यूपी जो है कास्ट के बुनियाद पर, मजहब के बुनियाद पर हमने देखा है कि सियासत होती है यूपी में। बिल्कुल सही आपने कहा मुनज़्ज़ा, लेकिन देखिए एक बात और है, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता इलेक्शन में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। लेकिन जब से प्रियंका और राहुल यहाँ पर फ़आल हुए हैं, जब से वो मैदान में आए हैं, हुकूमत के खिलाफ उन्होंने तहरीकात चलाई हैं, मुख्तलिफ मुहिमों में वो शरीक हुए हैं, तब से हमने ये देखा है कि कांग्रेस ने अपना जो खोया हुआ मुकाम था उसको हासिल करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं उन्होंने ग्राउंड अपना बनाना शुरू किया है। तो देखिए, बहुत यकीन से आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस कोई बहुत बड़ा इंकलाब बर्पा कर पाएगी या कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे पाएगी। ताहम इतना जरूर है कि गुज़िश्ता इलेक्शन की बनिस्बत हालात पहले से बेहतर नजर आते हैं कांग्रेस के हक में। अब देखना यही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस अंदाज से अपनी हिकमत अमली वजह करते हैं और इलेक्शन आने तक क्या कुछ सूरत हाल तब्दील होती है, सियासत किस अंदाज से करवटें लेती है। मुनज़्ज़ा, तारिक कमर, जहां प्रियंका गांधी की लीडरशिप पर हालांकि माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी की लीडरशिप बेहतर भी हो सकती है, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे थे, अब जबकि चुनाव सामने है, तो अब किस तरह की लीडरशिप प्रियंका गांधी यहां पर देखने को मिल रही है हमें यूपी में? देखिए, प्रियंका गांधी का अपना एक मौक़िफ़ रहा है कि जहाँ जहाँ उन्होंने देखा है कि जुल्म हुआ है, जहाँ जहाँ उन्होंने देखा है लोगों के साथ ज्यादती हुई है, हुआ उनका ताल्लुक किसी मजहब से हो, किसी जात से हो, उन्होंने वहाँ पहुँचने की कोशिश की है, वो वहाँ पहुँची हैं। और आपने देखा होगा लखीमपुर से लेकर उन्नाव तक, उन्नाव से लेकर कानपुर और दूसरे इलाकों तक, जहाँ जहाँ भी कहीं कुछ वारदातें हुई हैं जहाँ उसमें आवाम का नुकसान हुआ है, वहाँ पर उन्होंने जाकर पेशरफ्त की है और फिर अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की है। तो देखिए, लीडरशिप का बहुत अहम रोल यही होता है कि जहाँ जहाँ आवाम के जख्मों पर आप मरहम रख सकते हैं, हमदर्दियाँ हासिल कर सकते हैं, तो उसका रिवार्ड आवाम उनको वोट की शक्ल में देती है। अब देखना यही है कि जो कुछ भी कोशिशें हुई हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से, वो वोट बैंक में किस हद तक तब्दील हो पाती हैं, उसका रद्द-ए-अमल वोट की शक्ल में किस हद तक सामने आ सकता है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। अब बेहद शुक्रिया तारिक कमर तमाम तर तफसीलात के लिए। वहीं आपको बता दें, यूपी बीजेपी के अरकान असेंबली के